वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं चंद्रिका प्रताप सिंह और इस समय मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूं IIT BHU से इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ड्राइव्स में। आज हमारे साथ हैं हमारे दो मित्र IIT BHU से ही, दिव्येश अशोक थोरवे गेट AIR 232 एंड दिव्यांशु वर्मा गेट AIR में गेट AIR 244 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में AIR 81। सो दिव्येश जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्येश अशोक थोरवे। मैं 2022 का पास आउट हूँ। गेट 2023 में मेरी 769 रैंक थी इलेक्ट्रिकल में एंड इस बार गेट 2024 में मेरी AIR 232 है इलेक्ट्रिकल में, और अभी मेरा M.Tech चल रहा है IIT BHU से पावर सिस्टम। दिव्यांशु, ये अपना इंट्रोडक्शन। हेलो गाइस, मेरा नाम दिव्यांशु वर्मा है और अभी मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ IIT BHU में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। मेरी गेट 2023 में रैंक 806 थी और गेट 2024 में मेरी इलेक्ट्रिकल में रैंक 244 है और इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरी रैंक 81 है। तो कैसे आपने जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आप दोनों से कि आपने IIT से आप अभी M.Tech कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्या आपने सोचा कि फिर से गेट लिखने के लिए फिर से क्यों सोचा? मतलब अभी IIT से आप मास्टर्स भी कर रहे हैं और आप दोनों अपने मास्टर्स में अच्छा भी कर रहे हैं, जैसे जितना मुझे पता है, तो आपने क्यों फिर से गेट देने के लिए फिर से क्यों सोचा? देखिए, जिस हिसाब से हमने IIT BHU चूज़ किया था तो पर्पज़ यही था कि हमें PSU में जाना है, एक सरकारी नौकरी करनी है, तो इसी हिसाब से हमने IIT BHU लिया और IIT BHU के साथ गेट की प्रिपरेशन की। मेरा भी पहले से ही प्लान था कि मुझे पब्लिक सेक्टर में जाना है, इसीलिए मैंने 2023 में गेट दिया था, लेकिन थोड़ा कम अच्छा हुआ था तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मतलब IIT BHU ज्वाइन कर लिया था कि यहाँ आके फिर से गेट की एक बार प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ सेमेस्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो थोड़ा मतलब प्रेशर नहीं रहेगा और M.Tech के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन हो सकती है, इसीलिए IIT BHU चूज़ किया था बेसिकली। तो आप दोनों जैसा कि लास्ट ईयर भी गेट लिख चुके थे, तो लास्ट ईयर ऐसी क्या कमी रहेगी जिसको आपने अब इस ईयर इम्प्रूव किया जिसको, और उसके बाद इसमें आपने अपनी रैंक में इम्प्रूवमेंट पाई? तो सबसे पहले दिव्येश जी आप बताइए। जैसे कि लास्ट ईयर मेरी 769 रैंक थी, वो रैंक भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेपर टफ था। इसी हिसाब से जो भी मतलब फर्स्ट टाइम जो भी हम सीरियसली प्रिपेयर करते थे और सीरियसली प्रिपेयर करने के बाद थोड़ा बहुत जो सिली मिस्टेक होता है, तो उसके कारण थोड़ी सी रैंक और बढ़ गई थी। तो इस साल बेसिकली वही किया, थोड़ा सा सिली मिस्टेक को इम्प्रूव किया, अच्छे से रिवाइज किया और फाइनल रिजल्ट अच्छा ही आया। दिव्यांशु आप? मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी मेडी से ऑफलाइन बैच, तो उसका जो टाइम पीरियड था मैंने 6 to 7 मंथ की कोचिंग ली थी, तो उस कम टाइम में मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया था प्रैक्टिस वगैरह करने का, तो उसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ा कम रह गई थी 806। तो थोड़ी श्योरिटी नहीं थी कि PSU मिलेगा या नहीं, फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया M.Tech और साथ साथ में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की और लास्ट में गेट की काफ़ी अच्छे से लास्ट के 1-2 मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन रही और ठीक ठाक रैंक आ गई। तो दिव्यांशु, आपने बताया कि आपने मेडिसी ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। हाँ। तो जैसा कि स्टूडेंट जो जानना चाहे, मतलब अगर ऑफलाइन मेडिसी ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसा कितना बजट पड़ेगा रहने का वहाँ पे, और मेडिसी का जो बैच मतलब कितना वर्थ इट रहता है कि नहीं, मतलब जो आपने वहाँ पे? देखिए, मेडजी में जैसे हर फैकल्टी रहता है तो एक अच्छी फैकल्टी रहता है और अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट रहता है, अच्छा नॉलेज देता है, वो सब अपनी जगह रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके अगर स्टूडेंट करता है मेडजी प्रिपरेशन तो उसको क्लासेस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा उसको मतलब ईज़िली चीज़ों को कवर करेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने 6 to 7 मंथ 2022 में मेरा BTech पास आउट था, तो मुझे टाइम कम मिला गेट 2023 के लिए मिडजी में जाने के बाद, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम कम था तो प्रेशर ज़्यादा रहता था, तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम की वजह से प्रॉब्लम हुई। बाकी मिडजी की जो फ़ीस थी उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस में तो 1 लाख थी, लेकिन मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया हुआ था, तो स्कॉलरशिप टेस्ट मेरा फरवरी में हुआ था, तो उसमें मुझे 50% ऑफलाइन में और 50% ऑनलाइन में डिस्काउंट मिला था, तो मैंने 50% डिस्काउंट के थ्रू मिडजी में एडमिशन लिया था और 50% फ़ीस पे करके मैंने कोर्स किया था। वहाँ पे मतलब जो रूम का रेंट वगैरह कैसा, मतलब रूम का रेंट कैसा रहता था? रूम ईजिली अवेलेबल मिल जाता है कि नहीं, या इन सब चीज़ों को? उस टाइम पे कोविड के जस्ट बाद का टाइम था, तो थोड़ा सा रूम्स वगैरह खाली थे, थोड़ा सा प्राइस कम था। इस टाइम ज़रूर थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ होगा, तो जैसे कि हम लोग थे शेयरिंग में रह रहे थे, अपने 4 फ्रेंड BTech के साथ कहीं गए थे,
तो साथ में रहते थे सब लोग। 2 BHK का फ्लैट लिए थे, तो मतलब 16,000 में हम लोगों का 4 लोगों का हो जाता था। तो मतलब ठीक ठाक बजट में स्टूडेंट कवर कर लेते हैं। दिव्येश जी, आपने अपनी तैयारी कहाँ से की, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे की? मैंने अपनी तैयारी बेसिकली ऑनलाइन की है। मैंने अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। और जैसे कि मैं छोटे से गांव से आता हूँ, तो दिल्ली में मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनसे बात करके देखा कि वहाँ पे कैसे कैसे कोचिंग है, क्या क्या है। मुझे बेसिकली इस बात का आइडिया चल गया था कि जो मेडिस के टीचर्स हैं वो अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, तो उनके एक फैकल्टी थे। तो मैंने बेसिकली ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन तो लिया, लेकिन बेसिकली उन्हीं टीचर को फॉलो किया जो ऑलरेडी मेडिस वाले थे। तो इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैं घर रहते हुए भी दिल्ली के जो मतलब कंटेंट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं उस कंटेंट से मैं पढ़ पाया। और बेसिकली तो जैसे कि ऑनलाइन आपने तैयारी की, तो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जो कि मान लीजिए, और अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो आप ऐसा मतलब बता सकते हैं कि मतलब किन कंटेंट्स को फॉलो करें और किन टीचर्स को फॉलो करें, जिससे जो है एक मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, लड़के परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, तो उनको अगर थोड़ा गाइड करना चाहें यूट्यूब पे कैसे किन को फॉलो करें, आप थोड़ा। देखिए, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया एक ही था टीचर के मामले में कि अगर मैं पहले देखा था कि टीचर का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने ऑलरेडी कहाँ पढ़ा रखा है। तो इस हिसाब से मैंने टीचर का देखा कि वो ऑलरेडी कहाँ के पहले पढ़ा चुके थे। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर थे जो मेडिस में पढ़ा रखे थे, उनका गेट में रैंक भी अच्छा था। तो फिर मैंने उन्हीं टीचर्स को फॉलो किया। जैसे कि आप यूट्यूब पे अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके भले ही जो यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर 1 लाख है, 10 लाख है, लेकिन आप उनमें फंस नहीं सकते हैं। आपको बेसिकली टीचर को देखना है, उनके कंटेंट को देखना है। जैसे कि मैं बेसिकली प्रेफर करूँगा, अगर आप यूट्यूब पे आप भी पढ़ना चाहते हैं तो अंकित गोयल सर का जो कंटेंट है वो बेस्ट है। और जैसे कि बहुत सारे जो मटेरियल फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल, तो उनको मतलब क्या फॉलो करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे DTPs भी आते हैं, बहुत सारे वर्कबुक भी रहते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और तो कोचिंग्स अपना खुद का डिज़ाइन करती हैं। देखिए, इस बात पे एक बहुत मैं अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपको गेट में रैंक लानी है या किसी भी एग्ज़ाम में रैंक लेनी है, तो सबसे पहले आपके जो क्लास नोट है वो सफिशिएंट होते हैं। और क्लास नोट के बाद अगर आपको सबसे बेस्ट प्रायोरिटी देना है तो सबसे नंबर 1 पे रखना चाहिए PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट 20-30 ईयर्स के, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है टेस्ट सीरीज़। और अगर आप इतने भी इन 3 कंटेंट को भी अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपकी श्योर अंडर 200, अंडर 300 रैंक आ जाएगी। तो दिव्यांशु, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप कैसे? हाँ, बेसिकली यही रहता है कि क्लास नोट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, और शॉर्ट नोट्स अगर पॉसिबल हो तो शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। और शॉर्ट नोट के साथ साथ मतलब टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाए, और गेट PYQ मतलब ये बहुत ज़रूरी है, गेट PYQ और टेस्ट सीरीज़। इस बार भी मैंने ज़्यादा मुझे टाइम ना मिल पाने की वजह से मैंने लास्ट में जो भी 1-1.5 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन की थी, उसमें मैंने बेसिकली सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो किया था। और टेस्ट सीरीज़ के साथ 1 ही 2 बार रिवीजन भी रहा था, और टेस्ट सीरीज़ लेकिन काफ़ी ज़्यादा दे लिए थे। अच्छा, तो जैसे कि अगर एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा था, मान लीजिए 4th ईयर में या 3rd ईयर में है, तो किसी स्टूडेंट को गेट की प्रिपरेशन, अपनी गेट की जर्नी कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब वो इसके लिए प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करना चाहिए जिससे उसको रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए? अगर इस बारे में देखा जाए तो अगर स्टूडेंट जैसे बीटेक का ही सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कवर करके चलता है तो उसको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैथ्स और रीजनिंग वगैरह तो हमारे स्टार्टिंग में ही रहते हैं, तो अगर वो मतलब बेसिकली बस सेमेस्टर का ही अच्छे से कवर किया जाए, और स्पेशल गेट का फोकस जो PYQ वगैरह है, तो अब जैसे 3rd ईयर एलिजिबल रहता है तो 3rd ईयर से गेट PYQ और इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो एक अच्छी रैंक फाइनल ईयर में भी लाई जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे कि मुझे पता है कि AKTU के कॉलेज से पढ़े हैं। हाँ, मैंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर से बीटेक किया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर में। तो उसमें भी जहाँ तक मुझे पता है कि आपका गेट 2000 मतलब ईयर 2022 में आपने उसमें AKTU में आपने टॉप किया था। हाँ, मेरी मतलब कॉलेज में फर्स्ट रैंक थी और AKTU में मेरी 7th रैंक थी। ओके, तो इस बार का पेपर आप कैसा रहा, कैसा मतलब आपको लगा इस बार का पेपर गेट 2024? इस बार का जैसे पेपर मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया था पेपर को अटेंड करने का, जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज में फॉलो करता था।
तो पेपर के टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि पेपर बहुत हार्ड है या फिर आउट ऑफ कुछ आ रहा है, मतलब इजीली पेपर सॉल्व होता गया। लेकिन स्टार्टिंग के 2 आवर में मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही, लेकिन लास्ट के में थोड़ा प्रेशर आया टाइम का। तो लास्ट के 1 घंटे मैंने थोड़ा स्पीड अप के साथ पेपर किया, उसकी वजह से थोड़ी गलतियाँ मतलब हो गई, सिली मिस्टेक्स, तो उसकी वजह से थोड़ी मेरी रैंक पीछे काफ़ी चली गई। बाकी पेपर तो मुझे एकदम मतलब ठीक लगा कि अगर किसी ने ठीक ठाक सिलेबस कवर किया है और PYQ वगैरह सॉल्व किया तो आराम से पेपर बन गया। तो दिव्येश, आपको कैसा लगा आपकी बार का पेपर? जैसे कि आपको भी पता ही है कि प्रिपरेशन का जो लेवल था वो इतना अच्छा नहीं था इस बार, क्योंकि श्योरिटी हो गई थी कि 2023 के रैंक से ही PSU मिल रही है, तो इतना ज़्यादा तो पढ़े नहीं थे। लेकिन लास्ट के जो भी 5-10 दिन थे उसमें जो पहले जो प्रिपरेशन की थी वो काम आ गई, मतलब जो भी नोट्स बना के रखे थे, जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे उन्हीं को रिवाइज़ किए। टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा दे नहीं पाया, 2-3 टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट, और उसमें भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस था कि जो नोट्स रिवाइज किए हैं कंसेप्ट तो आते हैं। गेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली न्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट सही है तो इस बात का कोई मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने बार आप पढ़े हो, बस आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। तो बस वही बेनिफिट हुआ। गेट का क्वेश्चन जैसे कि दिव्यांशु ने कहा कि पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और डिफिकल्ट लगा भी नहीं। पेपर एक मतलब ट्रिकी टाइप का सेट किया हुआ था, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर बेसिकली बेसिक से सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बात वही हुई कि जो पेपर था उसमें सिली मिस्टेक जो 2023 में भी हुई थी वही सेम मिस्टेक 2024 में भी हुई, और सिली मिस्टेक के कारण थोड़ा सा रैंक और बढ़ गई। नहीं तो इस बार भी अच्छा मतलब थोड़ा सा और अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने देखा भी था, आप मेरे रूममेट ही हैं, और मैंने आपको देखा भी था तो आप उतना प्रिपरेशन कर नहीं रहे थे। लास्ट तक आपने वही कुछ दिन स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे याद है जब हम आए थे साथ में, तब वही 1-8 महीने हम दोनों ने स्टार्ट किया था थोड़ा पढ़ना गेट के लिए, क्योंकि हम पहले से ही सोचे थे कि हम थोड़ा पढ़ेंगे गेट के लिए। मगर फिर वही जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हम छोड़ते गए, ये भी छोड़ दिया मैं भी। बाकी ठीक है, आपकी एट लास्ट अच्छी रैंक आई, इस बात की खुशी है। तो जैसे कि अगर कोई नया स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जैसे 3rd ईयर का स्टूडेंट, उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ें गेट के लिए, मतलब कितना पढ़ें, या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मतलब आप क्या बताना चाहते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने घंटे, मतलब ऐसा देख के पढ़े कि ऐसे ही स्टार्ट कर दिया? देखिए, ये सब हम बहुत सारे यूट्यूब टॉपर्स के वीडियो टॉक्स भी देखते हैं, टीचर से भी सुनते हैं कितना घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बार ऐसा होता है प्रिपरेशन में कि हम 1-2 वीक पढ़ भी नहीं पाते हैं, किसी दिन 10 घंटा पढ़ते, 12 घंटा पढ़ते, और उसके बाद 2-4 दिन पढ़ते भी नहीं। लेकिन अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली आप मान के चलिए एक मिनिमम हावर रखिए, जैसे कि 3 से 4 घंटा आप पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपके पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, आप 3 से 4 घंटा डेली निकाल सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डेली 3-4 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो 1-2 साल में आपका कोई ना कौन सा भी एग्ज़ाम निकल सकता है। तो दिव्यांशु, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कितने घंटे, या आप क्या फॉलो कर रहे थे, कितने घंटे? जैसे मैंने 3rd ईयर से अपनी प्रिपरेशन गेट के लिए स्टार्ट की थी, और उस टाइम पे सेकेंड टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो वही बेसिकली मैं डेली 5 to 6 आवर उस टाइम पे दिन में निकाल लेता था। और उस टाइम पे मैं केवल यूट्यूब वीडियो को फॉलो करता था। और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम गेट दिया था 2021 में, और ठीक ठाक रैंक आ गई थी 3500। उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी उतनी नहीं कर पाए थे, केवल 4-5 महीने किए थे ऐसे ही। और उसके बाद फाइनल ईयर में भी कुछ ज़्यादा खास प्रिपरेशन नहीं किए, नॉर्मली बस 4-5 घंटे पढ़ते रहे और सिलेबस कवर किए, और बहुत अच्छा ना कुछ प्रैक्टिस कर पाए ना टेस्ट सीरीज दे पाए। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मिड जी को फॉलो किया। मिड जी में तो 6-7 मंथ में सुबह से शाम तक मेरी क्लासेस रहती थी। लास्ट में तो रात को 8-8 बजे तक क्लासेस होती थी, तो टाइम कम मिलता था। और फिर लास्ट में ही 1 मंथ मिला था प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी लास्ट ईयर का एक रहा था। और बाकी तो इस बार तो मैंने लास्ट में सीरियसली 1 महीना ही मतलब गेट के लिए प्रिपरेशन किया था, जिसमें मैंने वीडियो आपको बताया कि बेसिकली मैंने टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया था। तो दिव्यांशु, जैसा कि मुझे पता है कि आपको मल्टीपल IITs के ऑफ़र मिले थे, और प्लस जो है IISc से भी आपको ऑफ़र आया था एमटेक के लिए आपके, तो आपने IIT BHU को क्यों चूज़ किया, मतलब क्या कारण था? बेसिकली मुझे रिसर्च में जाना नहीं था, तो IISc में पूरा रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, तो उस टाइम पे श्योर नहीं थे, तो IISc का इंटरव्यू दिए थे और वो मेरा निकल गया था। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन की बात आई तो IIT BHU की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से
और IIT रुड़की का पावर सिस्टम, दिल्ली का पावर सिस्टम और IISc में से मुझे सिलेक्ट करना था। तो उसमें मैंने IIT BHU को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे गेट 2024 और देना था और मुझे PSU में जाना था। तो इस वजह से मैंने गेट 2024 को देखते हुए IIT BHU में मैंने पता किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, क्लासेस के साथ साथ कर सकते हो प्रिपरेशन, तो उसी को फॉलो किया और वैसा ठीक भी रहा। दिव्येश, जैसा कि हम दोनों बहुत सारे IITs में इंटरव्यू देने भी गए थे और वहीं हमारी दोस्ती भी हुई थी, तो आपको भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे जैसा कि आपकी रैंक भी थी, मगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपने हर जगह हर एक IIT में पावर सिस्टम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। तो इसका यहाँ भी वही रखा और आपको अभी आप पावर सिस्टम से अपना कर भी रहे हैं, तो पावर सिस्टम रखने का क्या कारण था और IIT BHU आपने क्यों चूज़ किया? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है और मैं आज इसका जवाब भी देना चाहूँगा। बेसिकली पावर सिस्टम लेने का पर्पज़ यही था कि आगे चल के PSU में जॉब करनी है और आपको पता ही है जैसे कि जो महारत्न PSUs है, जैसे कि NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इन सब में जो बेसिकली वर्क है वो एक पावर इंजीनियरिंग का है। अगर आपको पावर सिस्टम में M.Tech कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पावर सिस्टम के पढ़ रहे हो वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड है। आपका जो एप्लीकेशन बेस है पावर सिस्टम का, वो आप वहाँ जाके जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ पे जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसको आप रियलाइज़ कर सकते हो। इसी के लिए मैंने पावर सिस्टम को प्रेफर किया था और बेसिकली अभी अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ और M.Tech चल भी रहा है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको PSUs मिल भी गया है, आप NLC में आप सिलेक्ट भी हुई, तो कंग्रेचुलेसन्स आपको उसके लिए। और दिव्यांशु, आपका भी PGCIL में सिलेक्शन हो गया है, तो अभी आप जो अभी रैंक आई इसको आगे यूटिलाइज करना चाहें कि आप PGCIL से अभी तो यही डिसाइड किया है कि PGCIL ज्वाइन करना है और उसी में कंटिन्यू करनी है जॉब। तो अभी तो यही सोचा है अभी तक के लिए कि पावर ग्रिड ज्वाइन कर लेंगे। दिव्येश, आपने क्या सोचा? मैंने भी डिसाइड किया है कि अभी NLC ज्वाइन कर लूँगा और आगे अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आती है जैसे कि NTPC हो गया, अगर NTPC आएगा, हालांकि उसका 2023 से सेकंड लिस्ट अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा अगर NTPC NLC से पहले आता है तो मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, नहीं तो NLC में ज्वाइन कर लूँगा। तो दिव्यांशु, लास्ट में आप अगर स्टूडेंट को कुछ सजेशन देना चाहें गेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कुछ अगर टिप्स देना चाहें तो आप कुछ एक लाइन में बता दें। हाँ, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन अपने अगर आप लेट कर रहे हैं तब भी आप थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और डेली 5 to 6 आवर कोशिश कीजिए कि पढ़ाई कीजिए। और आप अगर कॉन्टीन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका एक अच्छा स्कोर आएगा गेट में। और आप गेट के लिए PYQ को जरूर फॉलो कीजिए। PYQ मतलब गेट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है और PYQ एंड टेस्ट सीरीज पे आप जाइए और अच्छा होगा आप सबका गेट। दिव्येश, आप कुछ देना चाहें? मैं एक टिप्स सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। जैसे कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से आता हूँ, मेरे कॉलेज में ना मतलब लोग गेट को पेपर भी नहीं करते, मानते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि गेट जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो और उस कॉन्फिडेंस के साथ कंसिस्टेंसी, जो भी कंसिस्टेंसी है अगर उससे आप पढ़ोगे तो आपकी हर एग्ज़ाम में रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। बस आपको पढ़ना है वैसे। तो थैंक यू गाइज फॉर द पॉडकास्ट। वेलकम। लास्ट में मैं यहीं पे वीडियो इन करता हूँ। जय श्री राम गाइज।